नमस्कार, वेलकम, आदाब सभी सुनने वालों को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय गपशप वर्ल्ड में, जहां हम आपको फिल्मी जगत के कुछ अनोखी और अनसुनी बातों से रूबरू करवाते हैं। ऐसी फिल्म जो साल 1975 में आई थी, जिसके रिलीज़ होते ही रिस्पांस बहुत ठंडा था और जिसके रिलीज़ से पहले ही दिन उसके एंड को चेंज करने के लिए दोबारा रिलीज़ करने का मन बना लिया गया था। कौन थे ऐसे एक्टर उस टाइम के जिन्हें उनकी पेमेंट के लिए एक रेफ्रिजरेटर एज अ बतौर पेमेंट दिया गया था? कौन थे ऐसे दो एक्टर्स जो उस टाइम की ड्रीम गर्ल, जो बेहद खूबसूरत थी, उन पे इतने फिदा थे कि उनसे शादी करना चाहते थे, पर वह तो किसी एक को ही मिली जो क्रू को अक्सर रिश्वत देके, जी हाँ, ब्राइब करते थे और रीटेक्स करवाते थे ताकि उनके साथ कुछ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़े। ऐसी ही 50 अनसुनी बातें लेकर आए हैं हम फिल्म शोले के बारे में, जिसे देखा तो सभी ने है, पर उस फिल्म को शूट करने में कितने पापड़ बेलने पड़े थे, सभी को इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, या तो ऐसे कहिए कि जानते ही नहीं होंगे। ले चलते हैं ऐसी फिल्म के सफ़र पे, जहां आपको उसके पीछे की मेहनत और उसे शूट करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। इन सब बातों से हम आज आपको रूबरू करवाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। जिस दिन शोले रिलीज़ हुई, उस दिन फ्राइडे, शुक्रवार को और शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा। फिल्म का बजट काफ़ी भारी था और इसका हाल देखकर जो निर्देशक थे रमेश सिप्पी जी काफ़ी वरिड हुए, चिंतित थे। रविवार को उन्होंने अपने घर पे मीटिंग रखी और इसमें राइटर सलीम जावेद को भी बुलाया गया। फिल्म के कमज़ोर प्रदर्शन का अर्थ ये निकाला गया कि लोगों को अमिताभ के मौत का अंत पसंद नहीं आया। रमेश सिप्पी ने प्रस्ताव रखा कि फिल्म का अंत बदला जाए, लोकेशन पर पहुंचकर नया अंत शूट कर लेंगे और बाद में फिल्म में जोड़ दिया जाएगा। सलीम जावेद को नया अंत लिखने की जिम्मेदारी भी दी गई। सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी को सलाह दी कि जल्दबाजी करने के बजाय 1-2 दिन रुकना चाहिए और यदि फिर भी रिस्पॉन्स सेम रहता है तो हम इसका नया अंत शूट करेंगे। उनकी बात मान ली गई। 1-2 दिन बाद फिल्म का प्रदर्शन बेहतर होने लगा और धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। फिल्म सीता और गीता की शानदार सफलता की पार्टी जेपी सिप्पी के घर की छत पर दी गई। उसमें पिता जेपी और बेटे रमेश सिप्पी ने तय किया था कि इस बार 4 कदम आगे चलकर एक बड़े बजट की भव्य फिल्म बनाई जाएगी, जहां से शोले का बीज जमीन में पड़ा। शोले फिल्म की कहानी मार्च 1973 से लिखना आरंभ हुई थी। रोज़ाना सुबह 10 से 11 बजे के बीच सलीम जावेद तथा रमेश सिप्पी अपने सिप्पी फिल्म लेखन कक्ष में बंद कर लेते थे। घंटों चर्चा करते थे। इस दौरान चाय, सिगरेट, बियर की ढेर सारी बोतलें खाली हो जाती थी। सलीम जावेद जब शोले की पटकथा लिख रहे थे, तब राज खोसला की फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश। साल 1971 की ये फिल्म और नरेंद्र बेदी की फिल्म खोटे सिक्के भी डकैत समस्या पर आधारित थी। इन फिल्मों ने सलीम जावेद को काफ़ी अच्छा आइडिया दिया इस फिल्म को शूट करने के लिए। लोकेशन हंटर येडेकर रमेश सिप्पी की टीम के कोलंबस की तरह थी। रमेश नहीं चाहते थे कि इस बार चंबल की घाटी या राजस्थान जाकर दर्शकों को की परिचित डकैत लोकेशन पर शूटिंग की जाए। बेंगलोर और कोचीन में सफ़र करते आखिर में येडेकर को बेंगलोर के पास एक ऐसी जगह मिली जो पहाड़ियों से घिरी हुई थी और पसंद भी आ गई। इस लोकेशन पर इंग्लिश फिल्म माया की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी। रमेश सिप्पी को जैसे ही लोकेशन की खबर मिली, वह सिनेमाटोग्राफर द्वारका द्वेचा के साथ हवाई जहाज से आ गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग साइज की चट्टानें थी वहाँ पे, बीहड़, सूखे पेड़, उबड़ खाबड़ रास्ते, और क्या चाहिए था द्वारका दिवेचा को। मनपसंद लोकेशन सामने मौजूद थी, नाम था रामनगरम।
शोले फिल्म में गब्बर की गुफा और ठाकुर का घर मीलों दूर दिखाया गया है, लेकिन सचमुच में ये दोनों पास पास थे। रामनगरम को फिल्म के सेट के मुताबिक मुंबई के 30 और स्थानीय 70 लोगों ने रात दिन मेहनत करके पूरा किया और एक गांव बसा लिया। रामनगरम में रोज़ाना यूनिट के 1000 लोगों का खाना बनता था और उनके लिए बाकायदा मॉडर्न किचन भी बनाई गई। राशन, फल, सब्जी के लिए गोडाउन्स तैयार किए गए। घोड़ों के लिए तबेलों का भी इंतज़ाम किया गया। बेंगलोर हाईवे से रामनगरम तक एक सड़क बनाई गई। टेलीफोन लाइनें, बिजली के खंभे, पूरी अरेंजमेंट्स फिल्म के सेट पे की गई। शोले फिल्म ने 5 साल लगातार बम्बई के सिनेमा घरों में चलकर एक नया कीर्तिमान कायम किया। इसके पहले बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म किस्मत, जो साल 1943 में आई थी, कलकत्ता में लगातार 3.5 साल तक चली थी। शोले का रिकॉर्ड दिलवाले दुल्हनिया ने तोड़ा। यह फिल्म अभी भी मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है। शोले फिल्म की रिलीज़ के बाद फिल्म ने बाज़ार में कई तरह की चीज़ों को बेचने में भी कामयाबी हासिल की। ग्लूकोज बिस्किट से लेकर के ग्राइप वाटर तक, ये सब फिल्म शोले के द्वारा प्रमोट किया गया। सन 2000 में पॉप स्टार बाली ब्रह्मभट्ट ने रीमिक्स एल्बम बनाया था शोले 2000, और उसे जो टाइटल दिया गया था उसका नाम था द हथौड़ा मिक्स। यह शोले के ठाकुर का संवाद है, जो वीरू तथा जय को कहा गया था, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। फिल्मकार शेखर कपूर ने कहा है कि हिंदी सिनेमा का इतिहास 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। शोले के पहले बीसी और शोले के बाद एडी। साल 1947 में जेपीसीपी कराची से बम्बई एक शरणार्थी की तरह आए थे। उनके पास शरीर पर पहनने शर्ट तक के अलावा और कुछ भी नहीं था। फिल्म में अमजद खान को गब्बर सिंह डाकू का जो नाम दिया गया है, असली नाम का भी वो डाकू था। सलीम के पिता उन्हें डकैत गब्बर के बारे में बताया करते थे। वह पुलिस पर हमला करता था और उनके कान नाक काट कर छोड़ दिया करता था। फिल्म में जो आप सूरमा भोपाली के नाम का कैरेक्टर देखते हैं, वो एक्चुअल में जावेद जी के दिमाग की उपज है। यह किरदार उन्हें भोपाल निवास के दौरान सूझा था। फैक्ट नंबर 16 में वीर और जय, ये 2 नाम के सहपाठी सलीम जी के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं से इनके नाम जस के तस ऐसे ही ले लिए गए। आइए बात करते हैं फैक्ट नंबर 17 की। हेमा मालिनी, जो इस फिल्म में बसंती तांगेवाली का रोल कर रही हैं, वो एक्चुअली इस फिल्म को और इस रोल को करने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसके पीछे फिल्म अंदाज और सीता और गीता की ज़बरदस्त सफलता थी। रमेश सिप्पी ने उन्हें काफ़ी समझाया, काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी उन्हें, और आफ्टर ऑल वो मान गई। फैक्ट नंबर 18 में हम बात करेंगे फिल्म में जो जय का रोल है उसके बारे में। जय के रोल के लिए पहले शत्रुघ्न सिन्हा जी का नाम फाइनल था, मगर सलीम जावेद तथा धर्मेंद्र ने अमिताभ का फाइनल नेम सुझाया। जबकि अमिताभ की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, लेकिन सलीम जावेद को जंजीर फिल्म की पटकथा पर इतना भरोसा था और उनका मानना था जंजीर सफल रहेगी और अमिताभ स्टार बन जाएंगे, और हुआ बिल्कुल वैसा ही। अमिताभ को जंजीर रिलीज़ होने से पहले ही साइन किया जा चुका था। फैक्ट नंबर 19 में हम बात करेंगे फिल्म में जो ठाकुर जी का रोल पिक्चराइज्ड है। जी हाँ, जो रोल संजीव कुमार जी ने किया है। ठाकुर के रोल के लिए पहले प्राण के नाम पर विचार किया गया था, जो रमेश सिप्पी फिल्म्स के कई फिल्मों में पहले ही काम कर चुके थे। लेकिन रमेश सिप्पी संजीव कुमार की प्रतिभा के इतने कायल थे, और यह बात सीता और गीता फिल्म में संजीव कपूर के साथ उन्होंने काम करके प्रूफ पहले ही कर दी थी। अतः परिणाम संजीव के पक्ष में रहा। फैक्ट नंबर 20 की बात करें तो
इसमें गब्बर सिंह और सांभा का जो संवाद है वो खड़ी बोली में होकर अवधी बोली को टच करता है। सलीम ने इस संवाद को अमिताभ और संजीव कुमार को सुनाया तो अमिताभ और संजीव दोनों ही इस रोल को प्ले करने का मन बना चुके थे, पर वो रोल मिलना तो अमजद खान जी को ही था। आइए बात करते हैं फैक्ट नंबर 21 की। फिल्म की कहानी जब धर्मेंद्र ने सुनी तो उन्हें ठाकुर का रोल काफ़ी दमदार लगा, क्योंकि ठाकुर और गब्बर की लड़ाई के बीच की है ये कहानी। उन्हें वीरू के रोल में ज़्यादा दम नज़र नहीं आया। रमेश सिप्पी को एक तरकीब सूझी और उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि ठाकुर को तो फिल्म में रोमांस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जबकि वीरू को हीरोइन हेमा मालिनी के साथ कोई रोमांटिक सीन भी नहीं है। धर्मेंद्र का दिल उस समय हेमा पर आया हुआ था। संजीव कुमार भी हेमा को काफ़ी पसंद करते थे। सिप्पी ने कहा कि वे वीरू का रोल संजीव कुमार को दे देंगे। तरकीब काम कर गई और धर्मेंद्र पाजी वीरू के किरदार को निभाने के लिए राजी हो गए। आइए बात करते हैं फैक्ट नंबर 23, 24 और 25 की। कहा जाता है कि शोले की शूटिंग के कुछ दिन पहले ही संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे हेमा ने ठुकरा दिया। इसी वजह से शोले में दोनों के बीच दृश्य ना के बराबर हैं। धर्मेंद्र जानते थे कि संजीव कुमार भी हेमा पर लट्टू हैं, इसलिए वे हेमा के इर्द गिर्द ही रहते थे ताकि संजीव कुमार को हेमा से बात करने का अवसर ना ही मिले। फिल्म में गब्बर को मॉडर्न डकैत के रूप में दिखाया गया है, जो सैनिक पोशाक पहनता है। इसके पहले दिलीप कुमार की गंगा जमुना या सुनील दत्त की मुझे जीने दो फिल्म में डाकू धोती कुर्ता में नजर आए थे। लाट पर लंबा तिलक यह सिप्पी को पसंद नहीं आया और उन्हें थोड़ा पुराना स्टाइल लगता था और वो कुछ नया टच देना चाहते थे इसमें, इसीलिए उन्होंने गब्बर के रोल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। आइए बात करते हैं फैक्ट नंबर 26 और 27 की। मुंबई में रमेश सिप्पी आर.डी. बर्मन के साथ बैठकर फिल्म के गानों की धुनों की जांच परख करते रहे। आर.डी. बर्मन 70 के दशक के बेहद व्यस्त और लोकप्रिय थे। उनसे टाइम मिलना काफ़ी मुश्किल था और जैसे तैसे करके पहले गाने की धुन फाइनल हुई। गाना था कोई हसीना जब रूठ जाती है तो। जी हाँ, यही सबसे पहला गाना था इस फिल्म में जिसकी धुन आर.डी. बर्मन साहब ने बनाई। फिल्म में सूरमा भोपाली से पहले कव्वाली कराने का इरादा था। जावेद अख्तर ने कहा कि भोपाल से भांड बुलवाए जाएं तो उसका मज़ा कुछ और ही होगा, लिहाजा 4 भांड ग्रुप मुंबई आए भी और उन्होंने पंचम के म्यूज़िक रूम में गाया। गाने के बोल कुछ ऐसे थे, चांद सा कोई चेहरा ना पहलू में हो तो चांदनी का मज़ा नहीं आता, जाम पीकर शराबी ना गिर जाए तो मैं कशी का मज़ा नहीं आता। इसे बाद में गाया किशोर कुमार ने, मन्ना डे, भूपेंद्र और आनंद बख्शी जी ने। यह कव्वाली नुमा भांड सॉन्ग रिकॉर्ड तो किया गया मगर फिल्माया नहीं जा सका, क्योंकि शोले की लंबाई 3 घंटे से ज़्यादा होती जा रही थी। फैक्ट नंबर 28 की बात करें तो शोले का म्यूज़िक पॉलीडोर कंपनी को 5 लाख रुपए और रॉयल्टी बेसिस पर एडवांस में ही बेच दिया गया था। 5 गानों का 5 लाख, उस समय के ये सबसे महंगे अधिकतर बिके थे इसके अधिकार। पॉलीडोर को 1 लाख ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाने के बाद मुनाफा होना था, मगर पॉलीडोर के मालिक शशि पटेल की बहन गीता से रमेश सिप्पी की शादी हुई थी, इसीलिए इतना महंगा डील पहले ही पूरा हो चुका था। गब्बर का रोल पहले डैनी करने वाले थे, लेकिन वह फिरोज़ खान की फिल्म धर्मात्मा के लिए डेट ऑलरेडी दे चुके थे। इस फिल्म की शूटिंग अफ़गानिस्तान में होनी थी। फिरोज़ और रमेश सिप्पी दोनों अपने शेड्यूल बदलना नहीं चाहते थे, लिहाजा डैनी के हाथ से ये फिल्म फिसल गई और अमजद की झोली में जा गिरी। अमजद का नाम गब्बर के लिए फाइनल करने में सलीम खान का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि जावेद अख्तर यह नाम पहले सुझा चुके थे।
अमजद के पिता जयंत एक अच्छे एक्टर थे। सलीम साहब का उनका घर आना जाना भी था। तब अमजद बहुत छोटे थे। एक दिन वे अमजद के पास गए और उन्होंने कहा, किस्मत अच्छी होगी तो इस बड़ी फिल्म में काम मिल जाएगा और तुम बड़े एक्टर भी बन जाओगे। और बात बिल्कुल सही साबित हुई। फैक्ट नंबर 31 में हम बात करेंगे रमेश सिप्पी के ड्रीम की। रमेश सिप्पी शोले को भारत की भव्य फिल्म बनाना चाहते थे। 35 का फॉर्मेट फिल्म को महान बनाने के लिए छोटा था, लिहाजा तय किया गया कि इसे 70 और स्टीरियोफोनिक साउंड में बनाया जाएगा। लेकिन विदेशियों से कैमरे मंगाकर शूट करने के लिए शोले का बजट बहुत बढ़ जाता, लिहाजा अधिकांश शूटिंग 35 में कर ली गई और 70 में ब्लो अप इसे किया गया। आइए चलते हैं फैक्ट नंबर 32, 33 और 34 की ओर। फिल्म को अधिकांश टेरिटरी में राजश्री पिक्चर्स ने रिलीज़ किया। राजश्री के मालिक ताराचंद बड़जात्या को विश्वास था कि महंगी फिल्म होने के बावजूद लागत तो ये निकाल ही लेगी, और उनका जो डाउट था वो सही भी रहा। फैक्ट नंबर 33, अमिताभ जया ने 3 जून 1972 को शादी की। प्रकाश मेहरा की जंजीर रिलीज हुई। अनेक फ्लॉप फिल्म में दे चुके बच्चन दंपत्ति एकाएक सुपरस्टार हो गए और इसका लाभ डायरेक्ट फिल्म शोले को मिला। फिल्म की शूटिंग के दौरान ऑलरेडी जया बच्चन प्रेग्नेंट थीं। आइए बात करते हैं फैक्ट नंबर 35 की। क्या आप लोग जानते हैं गब्बर नाम का डाकू सचमुच में था? जी हाँ, गब्बर नाम का डाकू सचमुच में चंबल घाटी में हुआ था। उसके जीवन पर जया बहादुरी के पिता ने अभिशप्त चंबल नामक किताब लिखी थी। वह अमजद खान को पढ़ने को भी दी गई। अमजद की पत्नी शैला उसे पढ़कर रोज अमजद को समझाती जाती। सचमुच के गब्बर ने बचपन में एक धोबी को अपनी पत्नी को पुकारते हुए सुना था, अरे ओ शांति। यह संवाद आगे चलकर अरे ओ सांभा बन गया। फैक्ट नंबर 36 की बात करें तो अमजद खान नमाजी मुसलमान नहीं थे, लेकिन शोले की शूटिंग में जाते हुए उन्होंने कुरान शरीफ सिर पर रख ली। पत्नी शैला को आश्चर्य हुआ। जैसे तैसे अमजद हवाई जहाज में बैठे, प्लेन उड़ने लगा। बम्बई के आकाश में उड़ते ही उसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। मजबूरी में प्लेन बम्बई एयरपोर्ट पर उतारा गया। अमजद पर इतना ही नहीं, वो घर नहीं गए, एयरपोर्ट पर बैठे रहे। घंटों बाद प्लेन उड़ने को तैयार हुआ तो सिर्फ 5 यात्री ही बचे थे जो उस प्लेन में सवार हुए, बाकी सभी वापस जा चुके थे। अमजद ने उड़ते हुए आकाश में सोचा, यदि प्लेन क्रैश हो गया तो गब्बर का रोल डैनी को मिल जाएगा। जी हाँ, इतना सब होने के बावजूद उनके दिमाग में सिर्फ जो बात चल रही थी वो अपने करैक्टर को ले रही थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वीरू का पानी की टंकी पर खड़े होकर बसंती के साथ शादी के लिए जो प्रपोजल वाला सीन है, जो मौसी को राज़ी करने वाला जो एक दृश्य है, वो एक सच्ची घटना से ही प्रेरित है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फैक्ट नंबर 38 में शूटिंग के दौरान अमजद खान बेहद नर्वस थे। अपने पहले शॉट में ही उन्होंने ढेर सारे रीटेक्स दे डाले। उनकी आवाज़ भी यूनिट वालों को कुछ खास पसंद नहीं आई और उन्हें बाहर करने का ऑलरेडी विचार कर लिया गया था। शोले की शुरुआत में एक बेहतरीन सीन है जिसमें जय, वीरू और ठाकुर गुंडों से ट्रेन में सफ़र करते हुए लड़ते हैं। यह सीन 7 सप्ताह की शूटिंग में पूरा हुआ और इसे मुंबई पुणे रेलवे स्टेशन के रूट पर पनवेल के निकट फरमाया गया। दर्शकों की अदालत में ब्लॉकबस्टर साबित हुई शोले को केवल एक फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और जो था सिर्फ बेस्ट एडिटिंग का। फैक्ट नंबर 41 की तरफ चलते हैं और बात करते हैं फिल्म में एक बेहतरीन सीन की।
फिल्म में एक कमाल सीन है जिसमें जया बच्चन लालटेन जला रही हैं और अमिताभ माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं। बमुश्किल 2 मिनट वाले इस सीन को फिल्माने में 20 दिन का समय लगा था। फैक्ट 42। कैमरामैन द्वारका दिवेजा के काम से खुश होकर शोले के निर्माता ने उन्हें एक फिएट कार गिफ्ट में दी थी। आइए बात करते हैं फैक्ट नंबर 43 के लिए। सांभा का रोल मैक मोहन ने निभाया और जब उन्हें पता चला फिल्म में उनके रोल और उनका संवाद ना के बराबर हैं तो वो काफ़ी दुखी भी हुए। निर्देशक रमेश सिप्पी ने उन्हें भरोसा दिया कि यदि फिल्म चल निकली तो वे बेहद लोकप्रिय हो जाएंगे और ऐसा हुआ भी। फैक्ट नंबर 44 की बात करें तो माना जाता है कि सांभा का फिल्म में केवल एक ही संवाद है। जब गब्बर सिंह सभी से पूछता है कि उस पर सरकार ने कितना इनाम रखा है तो सांभा जवाब देता है पूरे 50,000। लेकिन एक और डायलॉग सांभा का है। सांभा और उसके साथी ताश खेलते हैं तब सांभा कहता है चल बेजूंगा चिड़ी की रानी है, और इस पर उनका साथी बोलता है चिड़ी की रानी तो ठीक है सांभा, वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है। ये वही सीन है जहाँ पे एक्टर सचिन घोड़े पे सवार होकर शहर की तरफ जाते हैं। पहले फिल्म में दिखाया गया था कि गब्बर ठाकुर को मार डालता है, लेकिन सेंसर बोर्ड को यह सीन खास पसंद नहीं आया और बाद में इसे बदल दिया गया। फैक्ट नंबर 46 की बात करें तो कहा जाता है कि अभिनेता सचिन को इस फिल्म में काम करने के बदले में एक रेफ्रिजरेटर एज अ पेमेंट दिया गया था। फैक्ट नंबर 47 में 15 अगस्त 1975 को रिलीज़ हुई शोले ने भारत में 60 जगह गोल्डन जुबली मतलब 50 सप्ताह और 100 से ज़्यादा सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली मीन्स 25 सप्ताह मनाई गई थी। फैक्ट नंबर 48 की बात करें तो 3 से 4 करोड़ रुपए में बनी शोले का मुंबई स्थित मिनर्वा सिनेमा में प्रीमियर हुआ था। 49 में शोले जब रिलीज़ हुई थी तो फिल्म समीक्षकों ने इसकी काफ़ी आलोचना की और उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई। लेकिन जब ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई तो अचानक ज़्यादातरों के सुर बदल गए। इसे क्लासिक और कल्ट मूवी कहा जाने लगा। आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 50। BBC इंडिया ने साल 1999 में शोले को फिल्म ऑफ द मिलेनियम घोषित किया। शोले की कहानी और किरदारों से प्रेरणा लेकर कई फिल्में बाद में बनी भी। दोस्तों, तो ये थे फिल्म शोले के कुछ अनसुने अनकहे किस्से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ आगे ऐसे मज़ेदार किस्सों के लिए। थैंक यू।